अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 बच्चों ने MBBS में फ्री सीट लाई और 5 ने MS से एजुकेशन हासिल किया। अपने कॉलेज का, पेरेंट्स का और कौम का नाम रोशन किया है। उनमें से 2 बच्चों ने MBBS कंप्लीट करके MD में क्वालिफाइड किया है और बाकी एक बच्ची 3rd ईयर में है, दूसरी 1st ईयर में है और 3rd अफीफ़ा नाहिद जो इमसाल माशाअल्लाह क्वालिफाइड हो रही है, जिसका रैंक 606 मार्क्स लाई है। Please click the link given in description for more details. भारत राष्ट्र समिति के अरकान असेंबली और कई सीनियर रहनुमाओं ने पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। हुक्मरान जमात कांग्रेस में BRS के मजीद MLAs के शमूलियत इख्तियार करने की ख्यास आराइयों के दरमियान कई MLAs, MLCs और मुंतखब नुमाइंदों ने पार्टी सदर व साबिक वज़ीर आला KCR से अपनी वफादारी का अहद किया। साबिक वज़ीर व सूर्यापेट MLA जगदीश रेड्डी, MP वदीराजू रविचंद्र, MLAs काले यादయ్య, कोवा लक्ष्मी, अनिल जाधव, MLC CH वेंकटराम रेड्डी, भानु प्रसाद, साबिक MLAs M नागेश्वर राव, G वेंकटरामन्ना रेड्डी, जिला परिषद चेयरपर्सन G ज्योति, सिलसिला म्यूनिसिपल चेयरमैन J चक्रपानी, फॉर्मर चेयरमैन G प्रवीण और कई काउंसलर्स ने पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव से हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़े एरावली में उनकी रिहाइशगाह पहुंचकर मुलाकात की और मुश्किल वक्त में पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करने का अज़्म जाहिर किया। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से हलफ लिया। लोकसभा में 5वीं मरतबा हल्के हैदराबाद की नुमाइंदगी कर रहे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज ऐवान में अल्लाह के नाम से हलफ उठाया। हलफ मुकम्मिल करने पर उन्होंने जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन और तकबीर अल्लाहु अकबर कहा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो कानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर अल्लाहु अकबर। भारतीय जनता पार्टी के गोशा महल रुकने असेंबली राजा सिंह ने कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के पार्लियामेंट में हलफ लेने के बाद जय फलस्तीन का नारा लगाने पर उन्हें फलस्तीन जाने का मशवरा दिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट का हलफ उठाया और जय फलस्तीन का नारा दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऐवान में जय फलस्तीन का नारा लगाने पर बीजेपी के कायदीन चिराग बांग हो गए हैं और जय फलस्तीन कहने पर शदीद एतराज कर रहे हैं। गोशा महल के बीजेपी रुकने असेंबली राजा सिंह ने भी एक बयान जारी करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अगर कोई ऐवान में जय इस्राइल कह देता तो वो फौरन लोकसभा से बाहर चले जाते और हंगामा शुरू कर देते। बीजेपी MLA ने कहा है कि अगर ओवैसी को फलस्तीन से इतना ही प्यार है तो उन्हें फलस्तीन चले जाना चाहिए। ओवैसी ने आज संसद में
शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया और शपथ ली। शपथ तक ठीक था, लेकिन लास्ट में ओवैसी ने कहा जय भीम और जय फिलिस्तीन। तो मैं ओवैसी को कहना चाहूंगा, भारत माता की जय बोलने में तुझे क्यों शर्म आती है भाई? जिस देश में खाता है, जिस देश में पीता है, भारत देश में राजनीति भी करता है और भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। और सांसद में शपथ किस प्रकार से ली जाती है? तुम तो नए नहीं हो और बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। आज अगर कोई जय इजराइल अगर बोल देता तो आज क्या तुम संसद में बैठते थे? तुरंत संसद के बाहर आकर हंगामा शुरू कर देते थे कि ये फिलिस्तीन के विद्रोही है ये लोग और इजराइल के समर्थक है बोल के इस प्रकार का तुम पुकारना शुरू कर देते थे। तो ओवैसी साहब को कहना चाहूंगा कि ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही फिलिस्तीन से प्यार है तो क्यों फिलिस्तीन में आप जाकर उनके लोगों के सपोर्ट में क्यों वहां खड़े नहीं हो रहे भाई? जो आज फिलिस्तीन के कई ऐसे लोग हैं जो बंदूक उठाकर अपने आप की रक्षा कर रहे हैं, तो वैसे तुम भी चले जाओ ना फिलिस्तीन, बंदूक उठा लो, दम अगर है तो। भारत देश में रहकर सिर्फ मीडिया में हेडलाइन बनना, ये कोई भी बन सकता है हेडलाइन, लेकिन अगर सच्चे तुम एक मुसलमान हो और तुम्हें फिलिस्तीन से अगर इतना ही प्यार है तो चले जाओ फिलिस्तीन। हाँ, मैं आज पूछना चाहता हूं ओवैसी को। लेकिन इस तरह से जो आप जो बता रहे हो, ठीक है, जय भीम हम भी बोलते हैं, जय भीम वो तुम्हारा स्लोगन है, लेकिन फिलिस्तीन की जय ये थोड़ा सोचने वाली बात है। तो ओवैसी साहब को मैं सजेशन देता हूं कि एक बार चले जाओ फिलिस्तीन, पता चल जाएगा कि फिलिस्तीन में तुम्हारे जैसे लोगों की क्या औकात है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट वेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने हलफ लेने के बाद कहे गए अल्फाज पर बीजेपी एमपीज के एतराजात करने पर कहा है कि हर कोई बहुत कुछ कह रहा है। उन्होंने सिर्फ जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फलस्तीन कहा है। नौ मुंतखब अरकान पार्लियामेंट की हलफ बर्दारी तकरीब के दौरान बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद एमपी का हलफ लेने के बाद जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फलस्तीन का नारा दिया, जिस पर बीजेपी एमपीज ने हंगामा खड़ा कर दिया है। उन पर पार्लियामेंट की तौहीन करने का इल्जाम लगाते हुए मुआफी मांगने का मुतालबा किया जा रहा है। ऐवान के बाहर मीडिया के नुमाइंदों के सवाल के जवाब में बेस्ट ओवैसी ने कहा कि हर कोई बहुत कुछ कह रहा है। उन्होंने तो सिर्फ जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फलस्तीन कहा है। सदर मजलिस ने पूछा है कि उन्होंने जो कुछ कहा है वो किस तरह से आइन के खिलाफ है। तो सब आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले? हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। तो उन्होंने फलस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया है बीजेपी। कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है? अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपने अरे सबने क्या क्या कहा वो जो सुन लीजिए ना। किशन रेड्डी ने विरोध किया, वो करते हैं, उनको कानून का रिकॉर्ड से हटाना चाहिए, इसको रिकॉर्ड से हटाना। छोड़िए ना, बोलने का बोल दिया, अब क्या है? आपने जो शब्द कहे थे उसको लेकर के वो लोग आपत्ति जब्त करा रहे हैं कि जय। अब हम उनकी खुश करने के लिए क्यों बोलेंगे? आपने सुना नहीं अभी क्या क्या? लेकिन आपका ये बोलने के पीछे का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या है? मजलूम अवाम है। महात्मा गांधी ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था वो पढ़ लीजिए। सर, आप एक जो शपथ लेते हैं समय जो बोले थे, एक बार उसको रिपीट कर दीजिए। वो रिपीट आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, संसद यूट्यूब चैनल जाएगा, मिल जाएगा आपको। आपने कहा था जय भीम, जय फिलिस्तीन। वो बोल दिए, मिल जाएगा ना, उसमें ले लीजिए। अब क्या चलो बस। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का मल्लू ने बैनुल-अक़वामी यौम इंसदाद मंशियात के मौके पर कहा है कि मंशियात की रोकथाम के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम करेगी। तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के ज़ेर एहतमाम नेकलेस रोड जल विहार में यौम इंसदाद मंशियात मनाया गया। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि मंशियात की रोकथाम के लिए हर मुमकिन
इकदाम किए जाएंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मंशियात की सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी इंतबाह दिया है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डीजीपी तेलंगाना रवि गुप्ता और कॉलेज के तलबा व तालिबात ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। सभी ने मंशियात की रोकथाम के लिए जंगजुओं के तौर पर काम करने का अहद किया। साबिक वजीर एस निरंजन रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत से पूछा है कि रियासत में रईतु भरोसा स्कीम को नाफिज किया जाएगा या नहीं। बीआरएस रहनुमा व साबिक वजीर एस निरंजन रेड्डी ने तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत के क़याम के 7 माह मुकम्मिल होने के बाद भी वजीर आला और वज़रा को रईतु भरोसा स्कीम को नाफिज करने का वक्त नहीं है। उन्होंने कर्ज माफी पर अमल आवरी होगी या नहीं, कौन सा बैंक रकम देगा, 5 एकड़ से कम अराजी वाले कितने किसानों को रकम दी जाएगी, इन तमाम की वजाहत करने का मुतालबा किया है। एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने कहा था कि इख्तिदार में आने के बाद कर्ज माफी 9 दिसंबर को की जाएगी, 40,000 करोड़ रुपये दरकार होंगे और अब काबीना इजलास के बाद वो कह रहे हैं कि सिर्फ 30,000 करोड़ रुपये दरकार हैं। साबिक वजीर का कहना है कि कांग्रेस हुकूमत कर्ज माफी पर झूठ बोल रही है। बीआरएस एमएलए पी कौशिक रेड्डी और कांग्रेस लीडर प्रणव बाबू के एक दूसरे को मंदिर में आकर कसम खाने का चैलेंज करने के बाद हुजूराबाद मंडल के चेलपुर गांव में हालात कशीदा हो गए। पुलिस ने दोनों पार्टियों के कायदीन को नजरबंद कर दिया। बीआरएस एमएलए पी कौशिक रेड्डी और कांग्रेस लीडर प्रणव ने एक दूसरे को चेलपुर के हनुमान मंदिर में आने का चैलेंज किया था, जिसके बाद पुलिस ने हुजूराबाद और जमीकुंटा सड़क को बंद कर दिया। मंदिर के अतराफ में भी पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। दनियासना पुलिस ने बीआरएस एमएलए पी कौशिक रेड्डी को चेलपुर आने की कोशिश के दौरान हाउस अरेस्ट कर दिया। अलावाजी कांग्रेस पार्टी के कायदीन भी गिरफ्तार किए गए। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर और रुकन कौंसल जीवन रेड्डी बीआरएस के अरकान असेंबली को कांग्रेस में शामिल करने से सख्त नाराज। आईटी मिनिस्टर डी श्रीधर बाबू ने जीवन रेड्डी से मुलाकात की। जगतियाल के बीआरएस एमएलए डॉक्टर संजय कुमार के कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने पर कांग्रेस एमएलसी टी जीवन रेड्डी उनके सियासी हरीफ को पार्टी में शामिल कर लेने पर सख्त नाराज हैं। जीवन रेड्डी के एमएलसी ओहदे से मुस्तफी होने की इतलात भी गर्दिश कर रही हैं। इसी के चलते वजीर आईटी डी श्रीधर बाबू ने जीवन रेड्डी की रिहाइश का पहुंचकर उनसे मुलाकात की। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा का कहना है कि जिन लोगों से वो आज तक सियासी लड़ाई लड़ते रहे, उनसे मशवरा किए बगैर उन्हीं लोगों को कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। क़यादत कम अज कम उन्हें इसकी इतला तो दे सकती थी, ताहम ऐसा नहीं हुआ। वजीर आईटी डी श्रीधर बाबू ने टी जीवन रेड्डी को तसल्ली दी है और कहा है कि वो एक सीनियर कायद हैं, उन्हें पार्टी की रहनुमाई करनी चाहिए। तेलंगाना में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। गांधी अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी खिदमत का बायकाट करते हुए मरकजी इमारत के रूबरू एहतजाज किया, नारेबाजी की। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम पीर को गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू हुई थी। रियासती हुकूमत ने उनके मुतालबात पर फैसला कुन यकीन दहानियां नहीं करवाई, जिसकी वजह से डॉक्टर्स अपनी हड़ताल जारी रखे हुए हैं। मंगल को ये हड़ताल दूसरे रोज में दाखिल हो गई है। चूंकि तमाम टीचिंग अस्पतालों में गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल जारी रही, तमाम सरकारी अस्पतालों में तिब्बी खिदमात मुतासिर रही हैं। एसोसिएशन के नुमाइंदों का कहना है कि वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा और मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर के साथ बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। गांधी अस्पताल में भी जूनियर डॉक्टर्स का एहतजाज देखा गया। तमाम मरकजी इमारत के रूबरू
इकट्ठे हुए और एहतजाज दर्ज करवाते हुए नारेबाजी की। आपको बता दें कि नए हॉस्टल्स की सहूलियात वरंगल के काकतिया मेडिकल कॉलेज में और सरकारी अस्पतालों में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती के लिए कोई मुनासिब वजाहत नहीं दी गई है। एहतजाजी डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते वो हड़ताल जारी रखेंगे। दरियासना स्टाफ की कमी के बहरान से निपटने के लिए सरकारी अस्पतालों के इंतजामिया ने हेल्थ केयर वर्कर्स की छुट्टियां मंसूख कर दी हैं। सीनियर डॉक्टरों को अस्पताल में खिदमत अंजाम देने की हिदायत जारी की गई है। जूनियर डॉक्टर्स ने न सिर्फ आउट पेशेंट खिदमत बल्कि सर्जरियों और मरीजों के वार्ड्स की ड्यूटी का भी बायकॉट किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। शहर हैदराबाद में कत्ल व गारतगिरी से कारोबारियों को खसारे का सामना है। अल रहमा बेकर्स एंड सुपरमार्केट के मालिक मोहम्मद अजहर पाशा ने हुकूमत तेलंगाना और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से कारोबारी इदारों को बंद करने के औकात में तोसी करने की दरखास्त की। हैदराबाद शहर में कत्ल व गारतगिरी, लड़ाई झगड़े, असमत दरी, अगवा और सरखे की वारदातों में मुसलसल इजाफे ने लोगों को परेशान कर दिया है। कारोबारियों को भी खसारे का सामना है। अल रहमा बेकर्स एंड सुपरमार्केट के मालिक मोहम्मद अजहर पाशा ने बताया कि गुज़िश्ता 6 से 8 महीनों से कारोबार करने वाले लोगों को नुकसानात उठाना पड़ रहा है। पहले असेंबली इंतखाबात, उसके बाद लोकसभा इंतखाबात के इनेकाद से कारोबार ठप हो गया और अब जराइम की वारदातों में इजाफे से दुकानात या कारोबारी मराकज ज्यादा देर तक खुले नहीं रखे जा रहे हैं, क्योंकि शहर में खौफ का माहौल बना हुआ है। लोग रात के औकात में खरीदारी के लिए घरों से भी निकल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद उम्मीद थी कि कारोबारी अफराद बआसानी काम कर सकेंगे, लेकिन सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। खौफजदा माहौल में वो कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। कारोबार ठप पड़ने से अमले की तनख्वाहें भी अदा नहीं हो पा रही हैं। उन्होंने वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से कारोबारियों के मसाइल पर तवज्जो देने, तिजारती मराकज खुले रखने के औकात में तोसी करने की दरखास्त की है, ताकि कारोबारी पेशा अफराद आसानी से काम कर सकें। तो आपसे बहुत अच्छी उम्मीद है CM साहब, आप जो है ना हमारे लिए अच्छे अच्छे हालात और ये पॉलिसी खोले और हमको कारोबार करने दे पीसफुल माहौल में। और कांग्रेस गवर्नमेंट पुरानी गवर्नमेंट है और हमारे हर कोई कांग्रेस आए तो अरे भाई चलो अच्छा है, बस सुकून आ गया बोल रहे हैं, मगर अब सुकून के इंतजार में हम आज से अच्छा होता, कल से होता, खाली इंतजार में जा रहा हमारा वक्त। कल से होता, आज से होता, ये कुछ भी नहीं हो रहा। उल्टा डर डर के माहौल में चल रहे। पुलिस दिखेगी, बच्चे डर के भाग जा रहे। पुलिस की गाड़ी सामने आ गई तो अब बच्चों के पास क्या है, चिच्चा की गाड़ी, बाबा की गाड़ी लेके निकलते भाग जा रहे। अरे पुलिस का कारोबार चल रहा नहीं, इस वक्त तो डर बैठा हुआ है माहौल। डर का माहौल निकालिए, पीस माहौल बनाइए आपसे, और ये गुजारिश है और कुछ भी नहीं है CM साहब आपसे। और इतने बोल से कम होना चाहिए। और रात में हमारे पास पूरा IT के लोग फिर के खाना खाते, वो लोग ज्यादातर वही है। हमारा होटलिंग का बेकरी है, चाय का बिजनेस है, 12 बजे तो कॉमन है, तो कम से कम होना है। और हम भी हमारा ख्याल रखेंगे, हमारी दुकान के कोई ऐसा झगड़ा ना हो, हम भी अपनी ख्याल पूरा रख रहे भी। आप एरिया से पता लगा सकते हैं, हम बहुत पीसफुल चला रहे काम। और आपसे फिर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ CM साहब, इसको जो है ना हमको कारोबार करने के लिए अच्छे से अच्छे हालात खोलिए और बिजनेस बढ़ने के लिए मौके दीजिए।
शहर हैदराबाद में एक लड़की का अगवा और उसकी इज्तिमाई अस्मत दरी की वारदात पेश आई है। जराये ने बताया कि हैदराबाद के काचीगुड़ा इलाके से लड़की का अगवा किया गया और नरेटमेंट में उसके साथ घिनौनी हरकत की गई। मुतासिरा का एक दोस्त 4 दीगर अफराद के साथ उसे नरेटमेंट ले गया, जहां उसे गांजे से भरा हुआ मशरूब पिलाया गया और जब लड़की मशरूब पीने के बाद बेहोश हो गई तो उसके साथ जिनसी ज्यादती की गई। मुतासिरा लड़की ने घर लौटकर अपनी वालदा को इसकी इतला दी। खातून ने काचीगुड़ा पुलिस से रुजू होते हुए इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई है। काचीगुड़ा पुलिस ने 0 FIR दर्ज की और केस को नरेटमेंट पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। रियासत आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के अदोनी में बिस्किट में कीड़े पाए गए। बिस्किट के पैकेट से कीड़े निकलते देख वालिदैन हैरान रह गए। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता दिनों डेयरी मिल्क चॉकलेट में कीड़े पाए जाने का वाकया पेश आने के बाद रियासत आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के अदोनी में बिस्किट में कीड़े पाए जाने का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक अदोनी में एक लड़की ने करीबी दुकान से हाइड एंड सीक बिस्किट खरीदे। घर जाकर जब उसने पैकेट खोला तो पैकेट में से बहुत से कीड़े निकल आए। बिस्किट से कीड़े निकलते देख वालिदैन हैरान रह गए। हाइड एंड सीक बिस्किट से कीड़े निकलने का वीडियो वायरल हो गया है। అదైతే తెచ్చినులే వాళ్ళ అంగట్లో మా దగ్గర అవి లేనే లేవు. फलकनुमा पुलिस ने कत्ल का मामला हल करते हुए 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है और उन्हें अदालत में पेश कर दिया है। फलकनुमा पुलिस हुदूद के मेरिडियन होटल अच्छी रेड्डी नगर में 22 जून को मोहम्मद जाकिर अली नामी एक शख्स की कत्ल की वारदात पेश आई थी। 3 अफराद बशमूल एक खातून ने मोहम्मद जाकिर अली का कत्ल कर दिया था। पुलिस ने मुतवफ़ी के वालिद की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमीन की गिरफ्तारी अमल में लाई है, जबकि खातून मफरूर है। फलकनुमा डिवीजन ACP बी यादगिरी स्वामी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए तमाम तर तफसीलात बताई हैं। फलकनुमा डिवीजन में एक फलकनुमा पुलिस स्टेशन में 21 महीने में 21 तारीख में बोले तो 21st डेट एट अबाउट 23 आवर्स हम लोग के एक इंफॉर्मेशन है, एक मर्डर हुआ बोल के एक डायल 100 को पहले कंप्लेंट आए थे। उसके बाद वो डायल 100 कंप्लेंट फलकनुमा PS वाले इंस्पेक्टर अथॉरिटी रिसीव करके और महेश दोनों मिल के गए। वो रूम को सर्च करते उसमें एक डेड बॉडी फाउंड है। हम लोग डेड बॉडी को हम लोग सरप्राइजली सीइंग डेड बॉडी, तो हम लोग क्या करें, वो डेड बॉडी किसका है क्या है बोल के हम लोग वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद वहाँ एक मर्डर हुआ बोल के हम लोग को मालूम हुआ, तो डेड बॉडी को फाइंड आउट करें, आइडेंटिफाई करें। उसके बाद एक कंप्लेंट लिए जो मरे से आदमी है उसका फादर से कंप्लेंट लेने के बाद केस रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन में अब हम लोग को मालूम है कि मोहम्मद शफी बोल के एक आदमी है और हाजी पाशा बोल के 2 सेकंड वाले ये तो है। तो ये 3 इसमें शाहीन बेगम बोल के एक आदमी लेडी है, औरत है। तो ये शाहीन बेगम से डिसीज जो मर गया वो डिसीज को इलीगल इंटीमेसी है बोल के हम लोग इन्वेस्टिगेशन में आए थे। तो एक 5 साल से दोनों के बीच में रिलेशन है और डिसीज का जो आदमी है मोहम्मद जाफर है, तो उसको शादी नहीं हुआ और 5 साल से ये लेडी से शाहीन बेगम से इलीगल इंटीमेसी है। और घर में भी बोले कहते हैं मैं शादी कर लेता हूँ, लेडीज को बोले तो घर वाले नहीं, वो 5 बच्चे है उसको शादी नहीं करना बोलते, नहीं सुना उन्होंने। कभी कभी इसका घर को आके विजिट करके जा रहा है बोल के शाहीन बेगम क्या करे, उसका भाई को फोन करा। तो भाई कौन है इसमें बोले तो मोहम्मद शफी बोल के भाई क्या करा, मैं और ठहरा बोल के उस दिन 21st के दिन घर को आए। घर को आने के बाद दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ।
उसके बाद इन्होंने आयरन पाइप से क्या करा, इसको डिसीज है मोहम्मद जाफर को आयरन पाइप से मारा, सिर के ऊपर मारा, तो उन्होंने बहुत खून निकल के वहाँ स्पॉट में डेड हो गए थे। बैतुल्लाह के कलीद बरदार डॉक्टर शेख सालेह अल शेबी की वफात के बाद खाने काबा की चाबी नए कलीद बरदार अब्दुल वहाब बिन जैनुल आबदीन अल शेबी को सौंप दी गई। बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक 78वें मुहाफिज अब्दुल वहाब बिन जैनुल आबदीन अल शेबी खाने काबा के नए कलीद बरदार हैं। आपको बता दें कि काबे की कुंजी उसका दरवाज़ा बदलने के बावजूद भी तब्दील नहीं होती और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक खाने काबा की चाबी बनी शेबी नामी कबीले के पास रहती है। ये जिम्मेदारी उनके खानदान को पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही सौंपी गई थी। खानदान को 630 ईस्वी में फतह मक्का के बाद बैतुल्लाह की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई और अब्दुल वहाब बिन जैनुल आबदीन अल शेबी उसी खानदान के 78वें निगरान हैं। कलीद काबा आमतौर पर बनु शेबी के सबसे बड़ी उम्र के फर्द को सौंपी जाती है और इस एजाज के लिए ये जरूरी नहीं है कि मुताल्लिका फर्द पहले कुंजी बरदार का बेटा हो। आपको बता दें कि ये खानदान बैतुल्लाह को खोलना, बंद करना, अंदर व बाहर से साफ करना, गुस्ल देना, गिलाफ यानी किस्वा चढ़ाना और उसे दुरुस्त रखना, बैतुल्लाह की निगरानी करना, उसके ज़ायरीन और उससे मुताल्लिक तमाम उमूर का ज़ादिरा है। ये भी वाज़ेह है कि खाने काबा की मौजूदा चाबी और ताला 18 कैरेट सोने और निकल से बना हुआ है। काबे की चाबियां रिवायती तौर पर कढ़ाई वाले थैलों में रखी जाती हैं जिस पर कुरानी आयात लिखी होती हैं। फरीज़ाए हज की अदायगी के बाद हिंदुस्तानी आज़मीन की वापसी का सिलसिला जारी। 22 परवाजों के जरिए 6,682 हुजाज वतन पहुंचे। हिंदुस्तान से इमसाल हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम 1,39,964 आज़मीन और हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के ज़ेर एहतमाम 35,005 आज़मीन हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हुए थे। फरीज़ाए हज अदा करने के बाद हुजाज इकराम हिंदुस्तान लौट रहे हैं। हुजाज इकराम की मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा को रवानगी का सिलसिला भी जारी है। मक्का मुकरमा में 1,27,044 और मदीना मुनव्वरा में 5,254 हुजाज मौजूद हैं। रवानगी से 24 घंटे पहले हुजाज इकराम की इमारतों से सामान हासिल करते हुए एयरपोर्ट मुंतकिल किया जा रहा है। आज़मीन को वापसी से 12 घंटे पहले तवाफुल विदा से फारिग होने और अपनी इमारतों में मौजूद रहने को कहा गया है ताकि वो मुकर्ररा वक्त पर एयरपोर्ट रवाना हो सकें। हज कमेटी के जरिए आने वाले आज़मीन को हिंदुस्तान में जमजम दिया जाएगा, लिहाजा उन्हें अपने सामान में जमजम की बोतलें ना लाने को कहा गया है। मक्का मुकरमा का दर्ज हरारत 31 से 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गर्मी की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए हुजाज को अपने आप को धूप से महफूज रखने का मशवरा दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 बच्चों ने MBBS में फ्री सीट लाई और 5 ने MS से एजुकेशन हासिल किया। अपने कॉलेज का, पेरेंट्स का और कौम का नाम रोशन किया है। उनमें से 2 बच्चों ने MBBS कंप्लीट करके MD में क्वालिफाइड किया है और बाकी एक बच्ची 3rd ईयर में है, दूसरी 1st ईयर में है और 3rd अफीफ़ा नाहिद जो इमसाल माशाअल्लाह क्वालिफाइड हो रही है, जिसका रैंक 606 मार्क्स लाई है। Please click the link given in description for more details.